एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 7 विच इज़ फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बेसिकली इंटरनल बॉडी की कंडीशंस होती हैं या वहाँ के प्रोसेसेस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फिजिकल फिटनेस को और हमारी स्पोर्ट्स की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। आई रिपीट, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हमारी इंटरनल बॉडी के फैक्टर्स हैं, हमारी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है हमारी फिजिकल फिटनेस को या फिर मैं बोलूँ स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को। ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट है जिसका मतलब है एबिलिटी ऑफ आवर मसल टू एक्सर्ट फोर्स, यानी कि हमारी मसल की क्या एबिलिटी है कि वो कितना फोर्स लगा पा रही है, वही स्ट्रेंथ होता है। बेसिकली मैक्सिमम हमारी मसल कितना फोर्स लगा सकती है। अब कौन सा फिजियोलॉजिकल फैक्टर उसे अफेक्ट करता है? मसल का साइज कैसा है। मसल का साइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। मसल फाइबर टाइप कौन कौन से हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैसी है, हॉर्मोन्स के लेवल कैसे हैं। देन बात करते हैं स्पीड। स्पीड जो है वो क्या होता है? एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट इन मिनिमम टाइम, यानी कोई भी मूवमेंट को कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो, कितने कम टाइम के अंदर आप उस किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हो। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं जो उसे अफेक्ट कर रहे हैं? फास्ट ट्विच फाइबर्स, यानी आपके बॉडी में कितने फास्ट ट्विच फाइबर्स प्रेजेंट है जो कि क्विकली रिएक्ट करते हैं। बेसिकली क्या रिएक्शन टाइम है आपका, नर्वस सिस्टम आपका कितना एफिशिएंट है। देन बात करते हैं एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस क्या होता है? हमारी एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट फटीग, यानी हम बिना थके कितनी लंबी देर तक कोई भी काम कर सकते हैं, वही एंड्योरेंस होता है। बात करें इसमें कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, यानी हमारे हार्ट की और लंग्स की क्या एफिशिएंसी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप भाग रहे हो काफ़ी लंबे टाइम तक तो आपको सांस चढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी उतने तक थी। जितनी ज़्यादा आपको लेट फटीग की फीलिंग होगी, जितनी ज़्यादा जल्दी लेट आपको सांस चढ़ेगा, उतनी आपकी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी अच्छी है। देन O2 की मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम आपकी O2 की कितनी मैक्सिमम आ रही है। लैक्टिक एसिड की टॉलरेंस कितनी ज़्यादा, आप सबको पता होगा जब हमारी मसल्स जब ब्रीथ करने की कोशिश करती है, बेसिकली रेस्पिरेशन करने की कोशिश करती है, तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। एंड जब ज़्यादा लैक्टिक एसिड रिलीज होता है तो हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है। देन बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? रेंज ऑफ मूवमेंट एट अ जॉइंट, यानी एक जॉइंट कितना रेंज है उसका मूवमेंट का, यानी कितना ज़्यादा वो मूव कर सकता है, कितनी रेंज है उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट। ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं? हमारी मसल कितनी इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स, जॉइंट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, हमारी एज कितनी है, हमारी मसल टेम्परेचर कैसा है। बॉडी कॉम्पोजिशन है नेक्स्ट। रेशियो ऑफ द फैट मास टू लीन बॉडी मास, यानी कि आपके बॉडी के मास पे फैट कितना प्रेजेंट है। ये आपके मेटाबॉलिज्म पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में डाइट पे, फिजिकल एक्टिविटी कितनी और हार्मोनल बैलेंस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज करने से मस्कुलर सिस्टम पे, यानी हमारी मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मस्कुलर सिस्टम होता क्या है? बेसिकली मस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स भी इंक्लूड करी गई हैं। दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट, पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। मस्कुलर सिस्टम हमारी हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर, पोस्चर के अंदर और स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, यानी मूव करने में, पोस्चर मेंटेन करने में और स्टेबिलिटी, यानी एक जगह पे कितना स्टेबली हम खड़े हो सकते हैं ना। देन बात करते हैं कि एक्सरसाइज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। एक्सरसाइज क्या इफेक्ट डाल रही है मस्कुलर सिस्टम पे? सबसे पहला इफेक्ट है मस्कुलर हाइपरट्रोफी, यानी हमारी जो मसल फाइबर्स होती हैं उनके साइज में इंक्रीज आता है, उनकी थिकनेस में इंक्रीज आता है क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं हम।
यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो साइज़ और थिकनेस हमारी मसल फाइबर्स की इंक्रीज़ करती है, साइज़ एंड थिकनेस ऑफ मसल फाइबर्स। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, यानी हमारी बेटर मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी बढ़ती है और मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट भी बढ़ती है। हमारी स्ट्रेंथ बेसिकली बढ़ रही होती है। हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ती है, यानी मसल जो है अब ज़्यादा देर तक वर्क कर सकती है विदाउट फटीग। ठीक है, तो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ रही है। देन इम्प्रूव्ड मसल टोन, यानी हमारी जो मसल्स हैं वो फर्म और हेल्दी रहती हैं। इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी, यानी अब हमारी जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी डिमांड है, तो फिर हमारी बॉडी जो है उन्हें ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर रही है, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है एंड ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मसल फटीग, यानी कि जब हम फास्टर मूवमेंट हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स का लाइक लैक्टिक एसिड, इसी वजह से हमारी मसल फटीग यानी मसल की जो थकने की क्षमता थी वो भी रिड्यूस हो रही है, यानी वो भी कम हो रही है। देन बात करते हैं एक्सरसाइज करने से हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड और लंग्स को इंक्लूड करा गया है, यानी आपका कार्डियो सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो एक्सरसाइज करने से हार्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे हार्ट का साइज इंक्रीज करेगा, इसे कार्डियक हाइपरट्रोफी कहते हैं। एथलीट का हार्ट जो होता है थोड़ा बड़ा होता है इन द साइज। हमारी जो स्ट्रोक वॉल्यूम, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि कितना ब्लड पंप हो रहा है एक हार्ट बीट के अंदर, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है मोर ब्लड पंप्ड पर बीट, यानी कि हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारा जो डिक्रीज होगा रेस्टिंग हार्ट रेट, यानी कि हमारा हार्ट जो है बेसिकली ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, हार्ट जो है एफिशिएंटली वर्क करेगा। ब्लड पे क्या फ़र्क पड़ेगा एक्सरसाइज करने से, हीमोग्लोबिन के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, दैट मीन्स बेटर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी होगी। आरबीसी काउंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि एंड्योरेंस भी बढ़ जाएगी हमारी, आरबीसी काउंट भी बढ़ जाएगा यानी एंड्योरेंस भी हमारी बढ़ जाएगी। बेटर सर्कुलेशन होगी, ज़्यादा ब्लड होगा तो ज़्यादा सर्कुलेशन होगी, फास्टर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेंगे, फास्टर ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। इफेक्ट क्या है एक्सरसाइज करने के ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम बात करें तो हमारी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होती है। टाइडल वॉल्यूम बेसिकली वो अमाउंट ऑफ गैसेस हैं जो हम नॉर्मली एक्सचेंज कर रहे हैं, वो वॉल्यूम भी हमारी बढ़ जाएगी। अच्छी बात है अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो और हमारी वेंटिलेशन इंप्रूव होगी यानी एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एजिंग की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एजिंग की वजह से हमारी फिजियोलॉजिकल जो एफिशिएंसी होती है उसके अंदर एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो एक धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन, यानी धीरे धीरे हमारी फिजियोलॉजिकल जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो कम होती जाती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो एज के साथ आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है मस्कुलर सिस्टम के अंदर जो मसल मास है वो कम हो जाता है, जो हमारा मसल मास है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, इसी को हम कहते हैं सार्कोपीनिया। ठीक है, यानी हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। देन बात करें कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमारी जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम है मैक्सिमम वो भी कम हो जाती है, हमारी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाती है, यानी हमारी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो भी कम हो जाती है, लंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। देन बात करें स्केलेटल सिस्टम की, तो हमारी जो बोन डेंसिटी है उसका लॉस होता है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो हमने पहले फीमेल एथलीट ट्रायड के अंदर भी पढ़ा था, यानी बोन डेंसिटी जो है वो बेसिकली कम हो जाती है, फ्रैक्चर के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्लो रिएक्शन टाइम, हमारा रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है बेसिकली, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस है वो भी रिड्यूस हो जाता है टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ बेसिकली। देन बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की। स्पोर्ट्स इंजरी होता क्या है, एनी डैमेज टू द बॉडी टिश्यूज़, यानी कोई भी डैमेज जो बॉडी टिश्यूज़ को हो रहा है स्पोर्ट्स खेलते वक्त या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त।
स्पोर्ट्स इंजरीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, यानी कि हमारी जो सॉफ्ट टिश्यू है ऊपर उसके अंदर कोई इंजरी होती है। पहले हम पढ़ेंगे एब्रेजन, कंट्यूजन, लेक्रेशन, इंसीजन, स्प्रेन, स्ट्रेन। इन सब के नाम ज़रूर याद होने चाहिए, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। एब्रेजन, कंट्यूजन, लेक्रेशन, इंसीजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। आई रिपीट, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेक्रेशन, इंसीजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ध्यान से देखो, अब एब्रेजन क्या होता है, जब स्किन हल्की सी स्क्रैप हो जाती है, जब हमारे हल्की, ज़्यादा नहीं लगती, हल्की सी स्किन ऊपर का लेयर जो है वो निकल जाती है, स्क्रैपिंग ऑफ स्किन। ये अगर हम किसी रफ सरफेस पे बेसिकली गिरते हैं तो हमारी हल्की सी ऊपर की जो स्किन का पार्ट है वो छिल जाता है बेसिकली, है ना। तो एक क्लीन वूंड होता है, इस पर एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए हमें, ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और बैंडेज यूज़ करनी चाहिए। देन बात करते हैं कंट्यूजन, जब ब्रूज हो जाता है, जब मान लो आप नीचे तो गिरो, साथ में कहीं से घसीटे गए तो हल्का सा यहाँ पे ब्रूज यानी रेड रेड लाइंस आपको दिखती हैं, उसे ही हम ब्रूजिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ब्लो की वजह से आपको ये हो सकता है। इसमें आपको आइस को यूज़ करना चाहिए, आइस को ना डायरेक्टली कभी वुंड पे नहीं लगाना चाहिए, आइस पैक लगाना चाहिए, ठीक है। आइस को यूज़ करना चाहिए, कंप्रेशन करना चाहिए उस एरिया का, और रेस्ट करना चाहिए। देन बात करते हैं लेक्रेशन। लेक्रेशन होता है जब कोई डीप कट लगता है बट इरेगुलर सा, है ना, डीप इरेगुलर कट लगता है, उसे लेक्रेशन कहते हैं। ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट से लग सकता है, इसके अंदर कंट्रोल करनी होती है हमें ब्लीडिंग को, कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, और स्टिचेस लगाने पड़ते हैं जब डीप कट लगता है। देन बात करते हैं इंसीजन की। इसके अंदर एक क्लीन कट लगता है, यानी एक बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट एकदम से बिल्कुल क्लीन कट लग जाता है शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इसमें आपको ड्रेसिंग करनी होती है और मेडिकल केयर इमीडिएट चाहिए होती है। देन बात करें स्प्रेन क्या होता है। स्प्रेन बेसिकली लिगामेंट की इंजरी होती है, ये ट्विस्टिंग या फिर ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से आ जाती है। स्प्रेन क्या है, जब आपका पैर मुड़ जाता है बेसिकली, उसे हम स्प्रेन कहते हैं। जब आपका पैर खिंच जाता है उसे स्ट्रेन कहते हैं। हम नॉर्मली जिस भाषा में बात करते हैं, स्प्रेन इज जब आपका पैर मुड़ गया है, स्ट्रेन इज जब आपका पैर खिंच गया है, ठीक है। तो स्प्रेन आपकी लिगामेंट की इंजरी होती है, इसमें आपकी ट्विस्टिंग या फिर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है। इसमें आपको प्राइस को फॉलो करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रेन के अंदर आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, मसल या टेंडन की इंजरी होती है, यानी जो आपकी मसल है स्ट्रेन में वो इंजर हो रही है, स्प्रेन में आपकी लिगामेंट इंजर हो रही है। या आपको ओवर यूज या सडन फोर्स की वजह से खिंच जाता है, आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, उसकी वजह से भी मसल या टेंडन में इंजरी हो सकती है। इसके अंदर फिजियोथेरेपी रेकमेंड करते हैं, और रेस्ट और आइसिंग भी यूज़ करते हैं। प्राइस क्या होता है, एक मेथड है जिसमें पी का मतलब है प्रोटेक्शन, आर का मतलब है रेस्ट देना, आई का मतलब है आइसिंग करना, सी का मतलब है कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन इज बेसिकली जब हम जो बैंडेड नहीं होती उसको यूज़ करके हम अपने पैर को कंप्रेस रखते हैं बेसिकली। ई इज एलिवेशन, यानी अपने पैर को एक ऊंचे लेवल के ऊपर रखना। देन बात करें बोन और जॉइंट इंजरीज की। बोन और जॉइंट इंजरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिसलोकेशन, यानी जब हमारी बोन्स किसी जॉइंट पर डिस्प्लेस हो जाती है अपनी जगह से, यानी अपनी जगह पे नहीं कहीं और चल जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, उसी को ही हम डिसलोकेशन कहते हैं कि बोन डिसलोकेट हो गई है। जब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बोन्स का एट जॉइंट, इसको हम मैनेज कर सकते हैं थोड़ी इमोबिलाइजेशन, यानी ज़्यादा ना चलें, हम रेस्ट करें बेसिकली मेडिकल रिडक्शन की वजह से। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, हमारे पास कौन कौन तरीके के फ्रैक्चर्स होते हैं, ध्यान से देखना। पहला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसके अंदर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, यानी पूरी जो बोन है वो नहीं टूटती है, सिर्फ हल्का सा बाहर बेसिकली क्रैक आता है, टूटती नहीं है। ये चिल्ड्रन में काफ़ी कॉमन होता है क्योंकि अभी उनकी बोन्स डेवलप हो रही होती है, ईजिली टूट जाती है। ये देखो ग्रीन स्टिक के अंदर से कम्प्लीटली नहीं टूटी है, बाहर से सिर्फ हल्का सा क्रैक आता है। देन बात करते हैं कॉम्बिन्यूटेड, ये सबसे ज़्यादा सिवियर होती है, इसके अंदर बोन जो है वो काफ़ी सारे पीसेज में टूट जाती है, इसमें बहुत टाइम भी लगता है रिकवरी में, काफ़ी सारे पीसेज में जो बोन है वो टूट जाती है। देन है ट्रांसवर्स में एक राइट एंगल, यानी ये बोन है तो इस तरीके से आपकी बोन टूट जाती है, यहाँ पर दिखा रखा है ना। ओब्लिक की बात करें तो एक डायगोनल फ्रैक्चर आता है, यानी इस तरीके से, वहाँ पे ट्रांसवर्स में सीधा थे, ओब्लिक में टेढ़ा आता है। इम्पैक्टेड की बात करें जो ब्रोकन एंड्स है ना, वो बेसिकली एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, यानी देखो ये वाला पीस टूटा था उसके बीच में आ गया, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे इजीली क्योर हो जाती है, फिर ये दोनों भी क्योर हो जाती हैं। देन इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं।
देन स्पोर्ट्स इंजरीज के कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्यों हुई किसी को स्पोर्ट्स इंजरीज, उन्होंने वार्म अप ढंग से नहीं करा होगा, इम्प्रॉपर वार्म अप, इसीलिए कहते हैं वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। देन ओवर ट्रेनिंग, यानी जितना उनकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली। फॉल्टी टेक्निक, जो तरीके से वो कर रहे थे वो गड़बड़ था, फॉल्ट था उसके अंदर। इक्विपमेंट्स जो वो यूज़ कर रहे थे वो पुअर हो सकते हैं। फटीग, यानी थक गए थे उसके बाद भी वो कर रहे थे, है ना। अनसेफ प्लेइंग सर्फेस, जो प्लेइंग सर्फेस था वो अनसेफ था और आप गिर गए, एंड देन बोन इंजरी या कोई टाइप की स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। प्रिवेंशन कैसे रखना है हमें स्पोर्ट्स इंजरीज का, प्रॉपर वार्म अप करना है एंड कूल डाउन भी करना है। जब हमारी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद कूल डाउन भी करना है, करेक्ट टेक्निक को यूज़ करना है, साइंटिफिक ट्रेनिंग लोड लेना है, जितना हम ट्रेनिंग का लोड ले सकते हैं उतना ही लेना है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को भी हमने यूज़ करना है। एडिक्वेट रेस्ट एंड रिकवरी भी ज़रूरी है, यानी जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो बीच में रेस्ट डेज या रिकवरी के दिन भी होने चाहिए, और एक बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। अब फर्स्ट एड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एड का जो हम दे रहे हैं उसका क्या एम है, हम क्यों दे रहे हैं फर्स्ट एड, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम क्या है कि वो लाइफ को प्रिजर्व कर रहा है, यानी लाइफ को आगे, बेसिकली बहुत सिवियर इंजरीज की बात हो रही है। फर्स्ट एड हम क्यों दे रहे हैं, प्रिजर्व करने के लिए, लाइफ को कोई आगे इंजरी ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए, रिकवरी को प्रमोट करने के लिए, यानी रिकवरी जल्दी हो। एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या करें, प्रिजर्व लाइफ यानी प्रिवेंट द डेथ, प्रिवेंट फर्दर इंजरी यानी स्टॉप कंडीशंस फ्रॉम वर्सनिंग, यानी और ख़राब ना हो हमारी जो इंजरी है। प्रमोट रिकवरी यानी स्पीड अप कर देता है हीलिंग के मेथड को। एक बार हमने जितना भी पढ़ा है इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस हैं या प्रोसेसेस हैं जो कि सीधा हमारी फिजिकल फिटनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। स्ट्रेंथ इज द बेसिकली एबिलिटी ऑफ आवर मसल्स टू एक्सर्ट एनी फोर्स। स्पीड एबिलिटी है कि हम कोई भी टास्क को कितने मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। एंड्योरेंस है कोई भी एक्टिविटी को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए विदाउट फटीग परफॉर्म करना। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे जो मूवमेंट है जॉइंट का उसका रेंज कितना है, जितना ज़्यादा रेंज उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है कि हमारा फैट कितना है एज कम्पेयर टू आवर बॉडी मास। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसे अफेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ को मसल का साइज, कौन से मसल फाइबर का टाइप क्या है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैसी है और हॉर्मोन्स के लेवल कैसे हैं। स्पीड को फास्ट ट्विच फाइबर्स कितने प्रेजेंट हैं, रिएक्शन टाइम कितना है, नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। एंड्योरेंस को इफेक्ट करता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी कितनी है, O2 की वॉल्यूम कितनी है, लैक्टिक एसिड की टॉलरेंस कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी को बेसिकली क्या इफेक्ट करता है, इलास्टिसिटी कितनी है मसल्स की, जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, एज कितनी है, मसल टेम्परेचर कितना होता है। एंड बॉडी कॉम्पोजिशन को डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, डाइट क्या ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, हार्मोनल बैलेंस कैसा है। एक्सरसाइज के क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, मस्कुलर सिस्टम बेसिकली स्केलेटल सिस्टम को भी इंक्लूड करा गया, हमारे मूवमेंट, पोस्चर और स्टेबिलिटी को में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज करने से मस्कुलर हाइपरट्रोफी यानी उसकी साइज थिकनेस में इंक्रीज होता है, मसल फाइबर्स की साइज और थिकनेस में, क्योंकि हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है यानी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ती है यानी मसल्स जो हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्क कर सकते हैं विदाउट फटीग। मसल टोन इंप्रूव रहता है, हेल्दी रहती हैं मसल्स। कैपिलरी की डेंसिटी बढ़ती है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई आता है हमारी मसल्स को। मसल फटीग जो है वो कम हो जाता है क्योंकि रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड हो रहा है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज में, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स को, ब्लड को और लंग्स को इंक्लूड करा गया है। हार्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सरसाइज करने से हार्ट का साइज इंक्रीज होगा यानी कार्डियक हाइपरट्रॉफी। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी यानी ज़्यादा ब्लड पंप होगा, हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा। ब्लड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड में आरबीसी काउंट बढ़ेगा, एंड्योरेंस बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बेटर सर्कुलेशन होगा यानी फास्टर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लंग कैपेसिटी अच्छी होगी, टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगी यानी ज़्यादा ऑक्सीजन हम एक ब्रेथ के अंदर लेंगे। इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन यानी हमारी गैस एक्सचेंज जो होगा वो अच्छा होगा।
ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो हमारी बॉडी में एज के साथ साथ होते हैं? हमारी फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करती है। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो सार्कोपीनिया यानी कि हमारी मसल मास डिक्रीज होता है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो लंग कैपेसिटी कम होती है और जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाता है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन डेंसिटी कम होती है, फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्लो रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है यानी बढ़ जाता है। आपका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ कोई भी डैमेज आपकी बॉडी टिश्यूज़ पे जब आता है ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स की वजह से। पहले हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखते हैं। एब्रेजन, कंट्यूजन, लैक्रेशन, इंसीजन, स्प्रेन, स्ट्रेन। एब्रेजन बेसिकली स्क्रेप यानी हल्की सी स्किन को छिल जाना किसी रफ सर्फेस पे गिरने की वजह से। कंट्यूजन जब ब्रूज आ जाता है रेड रेड लाइंस वाला। लैक्रेशन जब डीप इरेगुलर कट लगा हो। इंसीजन जब एक क्लीन कट लगा हो, बिल्कुल स्ट्रेट यानी शार्प इंस्ट्रूमेंट से एक बिल्कुल स्ट्रेट कट लगा हो क्लीन। और स्प्रेन इज बेसिकली जब लिगामेंट में इंजरी आती है। एंड स्ट्रेन इज बेसिकली जब मसल या टेंडन में इंजरी आती है। स्प्रेन इज लिगामेंट की इंजरी एंड स्ट्रेन इज मसल या टेंडन की। ऐसे याद रखो, यहाँ पे टी है स्ट्रेन में तो यहाँ पे टेंडन की इंजरी है, मसल या टेंडन की इंजरी है। स्प्रेन में लिगामेंट की इंजरी है। एब्रेजन के अंदर क्लीन वूंड होता है तो एंटीसेप्टिक और बैंडेज यूज़ करनी चाहिए। कंट्यूजन यानी जब ब्रूजिंग हुई है तब आइस कंप्रेशन और रेस्ट को यूज़ करना चाहिए। लैक्रेशन जब डीप इरेगुलर कट लगा होता है तब कंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए और स्टिचेस लगाने चाहिए। इंसीजन के दौरान आपको ड्रेसिंग यानी अच्छे से ड्रेसिंग करनी चाहिए, मेडिकल केयर देना चाहिए। स्प्रेन में प्राइस को फॉलो करना चाहिए। स्ट्रेन के अंदर फिजियोथेरेपी एंड अगेन राइस को फॉलो करना चाहिए। प्राइस के अंदर पी फॉर प्रोटेक्शन, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन करना चाहिए। बोन एंड जॉइंट इंजरीज की बात करें, डिसलोकेशन होता है जब बोन्स एक जॉइंट से डिस्प्लेस हो जाए। इसको हम मैनेज कर सकते हैं थोड़ी देर रेस्ट, थोड़े टाइम तक रेस्ट लेकर एंड देन मेडिकल रिडक्शन करके। फ्रैक्चर्स की टाइप की बात करें तो ग्रीन स्टिक जब इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जो कि चिल्ड्रन के अंदर कॉमन है। कॉम्बिन्यूटेड जब बोन काफ़ी सारे पीसेस में ब्रेक कर जाती है। ट्रांसवर्स जब वो राइट एंगल पे ब्रेक करती है कुछ इस तरीके से। ऑब्लिक जब डायगोनल फ्रैक्चर होता है। इम्पैक्टेड जब जो ब्रोकन एंड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर ड्रिवन इनटू ईच अदर यानी बीच में ही आ जाते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज क्यों होती है? इम्प्रॉपर वार्म अप की वजह से, ओवर ट्रेनिंग की वजह से, फॉल्टी टेक्निक की वजह से, पुअर इक्विपमेंट्स की वजह से, फटीग थकावट की वजह से, अनसेफ प्लेइंग सरफेस की वजह से। स्पोर्ट्स इंजरीज का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एक प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर कूल डाउन को फॉलो करके, करेक्ट टेक्निक को यूज़ करके, साइंटिफिक ट्रेनिंग लोड लेकर, उतना ही लोड लो जितना आपको साइंटिफिकली लेना चाहिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए और रिकवरी करनी चाहिए और बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट एड का एम है कि आप अपने लाइफ को प्रिजर्व कर सके, डेथ को प्रिवेंट कर सके, फर्दर इंजरी को प्रिवेंट कर सकते यानी हमारा जो कंडीशन है उसको और वर्सन ना होने दिया जाए। रिकवरी को प्रमोट करें यानी हीलिंग को स्पीड अप करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।